नमस्ते दोस्तों, मैं कुंदन कुमार M2 मैग्नेट माइंड के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मुगल से ही संबंधित और मुगल के टाइम पीरियड के टाइम में ही बहुत सारे स्वतंत्र हुए रियासत और बहुत सारे स्वतंत्र हुए सूबे, जिसके कि सूबेदार सब खुद को स्वतंत्र घोषित किए। अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और ये स्वतंत्र होने का भी कारण, और चाहे बाहर आक्रमण, चाहे वो बाहर से जितना भी आक्रमण हुआ भारत में, उसका कारण भी यही था कि मुगल अंपायर का जो भी औरंगजेब तक मुगल अंपायर अच्छा खासा रहा। इसके बाद इसका डिक्लाइन का समय शुरुआत हो गया। जब ये डिक्लाइन का समय शुरुआत हो गया तो क्या हुआ कि सब अपने अपने रियासत को सब स्वतंत्र घोषित करने लगे। और यही कारण था, जब ये मुगल अंपायर डिक्लाइन होने लगा, इसी के कारण, क्योंकि शासक अच्छे नहीं हुए और सब अयोग्य शासक सब होते चले गए उसके आगे का मतलब कि उत्तर मुगल कालीन टाइम में। उत्तर मुगल कालीन समय में क्या हुआ कि जितने भी शासक आए सब वो अयोग्य शासक ही थे और वो शासन प्रशासन से उतना मतलब नहीं रख रहे थे। तो इधर हुआ क्या कि जो एक बहुत ही बृहद और बहुत ही सम्राट, आप बोल सकते हैं कि जो मुगल अंपायर था वो समाप्ति की ओर था। जिसके कारण क्या हुआ कि अफगानिस्तान के रास्ते बहुत सारे महा आक्रमण भी शुरुआत हो गए, जिससे कि हम लोग को जैसे कि यूरोप को समुद्र मार्ग से और इधर से अफगानिस्तान के रास्ते, ये दोनों तरफ से महा आक्रमण भारत पे शुरुआत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल ये यहाँ तक का कहानी था। और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मुगल टाइम में जो इनसे स्वतंत्र राज सब हुए उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नए स्वतंत्र राज के बारे में हम लोग अब बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग पहला बात करेंगे हैदराबाद के बारे में। तो निजामुल मुल्क थे चिनक्लिज खान, वो 1724 में, कौन? तो चिनक्लिज खान निजामुल मुल्क थे ये। चिनक्लिज 1724 में हैदराबाद को वो स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। कौन? निजाम उल मुल्क 1724 में ये हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और ये जो हैदराबाद था, ये औरंगजेब के टाइम में एक महत्वपूर्ण औरंगजेब के समय में एक महत्वपूर्ण प्रमुख सामंत था। कौन? तो हैदराबाद, जिसके कि निजामुल मुल्क थे इनक्लिज खान जी। सैयद बंधु के पतन में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का था। सैयद बंधु के पतन में चिनक्लिज खान का ही सबसे बड़ा हाथ था। 1722 में वजीर का पद मिला था इनको दिल्ली में, क्योंकि ये औरंगजेब के समय से ही थे। और ये और इनमें एक खासियत ये था कि ये प्रशासन से संबंधित इनका बहुत ही अच्छा नीति रहता था, इसलिए इनको 1722 में वजीर का पद भी सौंपा गया। जब ये वजीर के पद पे थे तब ये मालवा और गुजरात को वो दक्कन के सूबेदारी के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। कब? जब ये वजीर के पद पे थे मुगल टाइम में 1722 में, तब ये क्या करते हैं, उसी समय में मालवा, जब ये वजीर के पद पे थे तब मालवा और गुजरात को ये दक्कन के सूबेदारी में शामिल कर लेते हैं। ये 1722 में जब वजीर के पद पे थे ये, तब मालवा और गुजरात को दक्कन के सूबेदारी में शामिल कर लेते हैं। और जब मोहम्मद शाह के समय में, जब मुगल डिक्लाइन का समय था, जब मोहम्मद शाह के समय में, जब उसके दरबार की सभी नीतियां सब खराब होने लगी,
और वहाँ का माहौल जब खराब होने लगा, जब उसके दरबार का, तो 1727 में चिंगलीज खां निजामुल मुल्क जो है, तो शिकार खेलने के बहाने दरबार से निकल जाते हैं। शिकार खेलने के बहाने ये दरबार से निकल जाते हैं और ये चले जाते हैं कहाँ? तो ये चले जाते हैं दक्कन। दक्कन ये चले जाते हैं, और जब 1727 में वो दक्कन चले जाते हैं, जो दक्कन चला जाता है जब चिंगलीज खान, शिकार खेलने के बहाने जब वो चला जाता है, तब क्या करता है कि मोहम्मद शाह दक्कन का सूबेदार मुबारिज खान को नियुक्त कर देता है। परंतु 1724 में क्या होता है कि साकुर खेरा का युद्ध में, साकुर खेरा 1724 में साकुर खेरा के युद्ध में मुबारिज खान की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद चिंगलीज खां निजामुल मुल्क दक्कन हैदराबाद का वास्तविक शासक बन जाता है। और बाद में मोहम्मद शाह क्या करता है कि इसका जो है सूबेदारी को मोहम्मद शाह के सूबेदारी को, चिंगलीज खां के सूबेदारी को अंत में इसको भी स्वीकार करना पड़ता है। और चिंगलीज खां को आसफ जाह की उपाधि भी, आसफ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आसफ जाह की उपाधि चिंगलीज खां को साथ में देता भी है। तो ये था हैदराबाद पे स्वतंत्रता की कहानी। और 1748 में निजाम की मृत्यु हो जाती है। 1748 में निजाम की मृत्यु हो जाती है। तो कुल ये था हैदराबाद के बारे में। एक बार मैं आपको फिर से इसको रिकॉल करता हूँ। जब ये मुगल कान का डिक्लाइन हो रहा था, उसी समय में क्या हो रहा था कि बहुत सारे रियासत और बहुत सारे सूबे जो सब थे, वो सब अपने वो भी महत्वाकांक्षी होने लगे और वो भी सोचे कि हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करें और स्वतंत्र रहे। तो इस क्रम में क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हैदराबाद का। तो हैदराबाद में क्या हुआ कि हैदराबाद में 1724 में चिंगलीज खां जो है हैदराबाद का स्वतंत्र घोषित कर देता है। उसके पीछे का कहानी ये है कि जब औरंगजेब के समय में हैदराबाद एक प्रमुख सामंत था, औरंगजेब मुगल पीरियड का, और सैयद बंधु को हराने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है? तो यही चिंगलीज खां का, निजामुल मुल्क का ही रहता है, चिंगलीज खां जी का ही रहता है। अब कहानी होती है 1722 में। जब 1722 में निजामुल मुल्क को, मतलब चिंगलीज खां को जब वजीर का पद दिया जाता है, वजीर का पद मिलता है इनको दिल्ली में, जब मुगल काल में, तो मुगल सम्राट के दरबार में, तब ये क्या करते हैं कि इनका नीति और ये सब इनका बहुत बेहतर था और इनका तालमेल जो है सो मोहम्मद शाह के साथ बैठ नहीं रहा था, क्योंकि वो रंगीला बादशाह थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 1723 में ये जो शिकार खेलने के बहाने जो है सो चिंगलीज खां दक्कन की ओर, वो दरबार से वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, आगे जाकर क्या होता है कि
अब मोहम्मद शाह क्या करते हैं, जब मोहम्मद शाह को पता चलता है कि ये जो है सो बहाना बना करके निकल गया है, तो मोहम्मद शाह क्या करते हैं कि दक्कन का सूबेदारी मुवारिज खां को नियुक्त कर देते हैं। मुवारिज खां को दक्कन का सूबेदार बना देते हैं। तो क्या होता है कि 1724 में साकुर खेरा का युद्ध होता है, जिसमें कि 1724 में साकुर खेरा का युद्ध होता है, जिसमें मुवारिज खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे जाकर क्या हुआ, जब मुवारिज खां की मृत्यु हो जाती है तो चिनकलिज खां निजामुल मुल्क जो था, अब वो दक्कन का हैदराबाद का जो है सो वास्तविक शासक बन जाता है। जब ये शासक बन जाता है और ये वास्तविक शासक बन जाता है, तो अब मोहम्मद शाह क्या करे, तो मोहम्मद शाह भी क्या करते हैं कि अब इनको जो है इनके सूबेदारी को स्वीकार लेते हैं और चिंगलिज खां को आसफ जाह की उपाधि देते हैं, और 1748 में निजाम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा फिरोज जंग जो है सो फिर हैदराबाद का शासक बनता है, जो बाद में फिर से वो वजीर के पद के लिए मुगल अंपायर में फिर से वो अपना षड्यंत्र का खेला खेलता है। तो कुल ये था हैदराबाद के बारे में। ठीक है, तो हैदराबाद कैसे स्वतंत्र हुआ, ये 1724 तक का कहानी मैंने आपको बताया। 1748 में निजाम की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं अवध। अवध का स्वतंत्र कैसे हुआ उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग अवध के बारे में देखते हैं। दूसरे नंबर में मैं आपको बता रहा हूं अवध के बारे में। अवध कैसे स्वतंत्र हुआ। अवध को स्वतंत्र करने में मेन नाम आता है बुरहानुल मुल्क के नाम से जो जाने जाते थे सादत खान। इनको अब अवध को स्वतंत्र करने के लिए जाना जाता है। इसके संस्थापक कौन थे, तो बुरहानुल मुल्क थे। अवध के स्वतंत्रता के संस्थापक कौन थे, के संस्थापक थे ये कौन, तो सादत खान जी थे, जिन्हें हम लोग बुरहानुल मुल्क से भी जानते हैं। 1720 से लेकर के 22 तक बुरहानुल मुल्क आगरे के सूबेदार के पद पर रहे। 1722 में मोहम्मद शाह अवध का सूबेदार सादत खां को बनाया 1722 में, जो कि 1722 में ये अलग कर करके मुगल से अलग कर करके ये स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं अवध को। मुगल से अलग होकर स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं 1722 में। 1723 में सादत खान एक नया बंदोबस्त लाता है, जिसका राजस्व बंदोबस्त लाता है, को लागू करता है कहां पे, तो अवध में। और 1739 में जब नादिर शाह दिल्ली पे आक्रमण करता है, नादिर शाह दिल्ली पर नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के समय सादत खान को यही आगे जाकर के सादत खान ही जो है नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है।
प्रेरित करता है। और ये जो प्रेरित जो करता है इसको, नादिर शाह को आकर के तुम दिल्ली पे आक्रमण करो, और इसका साथ नहीं देने के कारण, इसके जो भी वादे थे उस वादे को नहीं पूरा करने के कारण 1739 में ही जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। कौन? शहादत खान। ठीक है, मैं आपको फिर से यहाँ पे बताता हूँ अवध के बारे में कि अवध को स्वतंत्र कराने का संस्थापक किसको माना जाता है? तो बुरहानुल मुल्क को माना जाता है। किसको? तो शहादत खान को। 1722 में ये जो है सो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं तो 2020 से 1720 से 1722 तक ये आगरा के सूबेदार के पद पर ये पहले थे। 1722 में जब मोहम्मद शाह अवध का सूबेदार इसको बनाता है शहादत खान को, तब ये क्या करते हैं कि 1722 में ही मुगल से अलग होकर के अपने आप को अवध को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। 1723 में शहादत खान एक राजस्व बंदोबस्त लागू करता है। कहाँ पे? तो अवध में। और 1739 में नादिर शाह के जब दिल्ली पर आक्रमण होता है उस समय शहादत खान को दिल्ली बुलाया जाता है। मगर कहानी यहाँ ये था कि शहादत खान जो है आगे चल करके उसी समय में कालांतर में जो है शहादत खान जो है नादिर शाह को ही दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। और जो नादिर शाह से ये वादा किया रहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो वादा नहीं पूरा करने की वजह से 1739 में ही शहादत खान जो है जहर खा करके आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो ये हुआ। और जब शहादत खान की मृत्यु हो जाती है 1739 में, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद शाह क्या करते हैं? मुगल बादशाह शहादत खान के जो भतीजे होते हैं और दामाद, दोनों बोल, ये शहादत खान का ही दामाद और भतीजा दोनों था। ये मोहम्मद शाह क्या करता है? इसको जो है सो अवध का सूबेदार नियुक्त कर देता है। अवध का सूबेदार, अवध का नवाब घोषित कर देता है। और इसको 1748 में इसको वजीर भी मुगल सम्राट में बनाया जाता है। मुगल में इसको वजीर भी बनाया जाता है, साथ में इलाहाबाद का कुछ प्रदेश भी इसको इलाहाबाद, अब प्रयागराज के प्रांत को भी दे दिया जाता है। और इसमें एक खासियत ये था, सफदरजंग में ये हिंदू मुसलमान में जो है सो कोई भेद नहीं करता था। हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करता था, ये इसका एक खासियत था। मुसलमानों में कोई भेद नहीं। इसका कि एक प्रमाण है कि हिंदू थे एक, जिनका नाम था महाराज नवाब राय, को अपने सरकार में उच्च पद प्रदान करते हैं ये। और 1754 में इसकी मृत्यु हो गई।
अब मैं फिर से एक बार पूरा ये जिक्र कर दे रहा हूँ, और इसमें एक और बचा है शुजाउद्दौला के बारे में, जो मैं वो भी बता देता हूँ। अवध का जब बात करते हैं तो अवध अवध को स्वतंत्र कराने के नाम से किसको जाना जाता है, तो बुरहानुल मुल्क को जाना जाता है, सादत खान को। 1722 में ये जो है सो अवध को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। 1720-1722 में सादत खान को जो है सो आगरा के सूबेदारी के पद पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, 1722 में जब मोहम्मद शाह अवध के सूबेदारी में इसको सादत खान को नियुक्त करते हैं, तब क्या होता है कि आगे चलकर कि ये अपने आप को जो है सो मुगल साम्राज्य से अलग कर करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं अवध को। 1723 में सादत खान क्या करते हैं कि अवध के लिए एक राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करते हैं, और 1739 में जब नादिर शाह ईरान का नेपोलियन जब मुगल साम्राज्य पे आक्रमण करते हैं तो इनको दिल्ली बुलाया जाता है, और इनको दिल्ली बुलाया जाता है, मगर नादिर शाह और सादत खान के बीच में जो है सो कुछ बातें हुई थी, और सादत खान ने ही नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। और सादत खान जो है सो इसका वादा नहीं पूरा करने के कारण, नादिर शाह का जो वादा किए हुए थे वो उसका पूरा नहीं करने के कारण सादत खान जो है 1739 में जहर खा करके अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। तो 1739 में इनकी आत्महत्या कर करके इनकी मौत हो जाती है 1739 में। जब 1739 में सादत खान की मृत्यु होती है तो इनके भतीजे या दामाद दोनों थे, ये सफदर जंग जिनका नाम था, उसको जो है सो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो है तो उसको सूबेदार और अवध का नवाब घोषित कर देता है। ठीक है, और 1748 में इसको वजीर का पद भी दिया जाता है, साथ में इलाहाबाद प्रयागराज का प्रांत भी इसको दिया जाता है। किसको, तो सफदरजंग को। 1748 में इनको वजीर भी बनाया जाता है मुगल काल के दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद इसका एक खासियत सफदरजंग का ये था कि एक प्रमाण मिलता है जिसमें कि ये एक उच्च पद देते हैं हिंदुओं को, जो इनका नाम था महाराजा नवाब राय। इनको अपने सरकार में उच्च पद देते हैं, जिसके कारण इनको बोला जाता है कि हिंदू और मुसलमानों में ये कोई भेद नहीं करते थे, और इनकी मृत्यु 1754 में हो गई। अब आगे की बात है, तो आगे की बात ये है कि अब हम लोग, जब इनकी मृत्यु हो गई 1754 में, तब आए कौन, तो तब आए शुजाउद्दौला। 1754 में सफदरजंग की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला नवाब बना, और मुगल सम्राट का वजीर भी बना। कब, तो 1754 में, जब सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है। और यही थे जो 1764 में बक्सर के युद्ध में भाग लेते हैं। कौन, तो शुजाउद्दौला। 1774 में रुहेले को पराजित कर करके रुहेलखंड पे अधिकार कर लेते हैं। 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शुजाउद्दौला के बाद आसफाउद्दौला 1775 से 1795 तक अवध का शासक बनता है। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर देते हैं।
1754 में जब सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है तो 1754 में शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना और ये मुगल सम्राट का वजीर भी बना। 1764 में बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला ने भाग लिया और 1774 में रुहेलों को पराजित करके रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। कौन? तो शुजाउद्दौला। 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई। शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद आसफ-उद-दौला 1775 से 1795 तक अवध का शासक बना और इसने एक ये काम किया कि राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया, अवध के राजधानी को। जब आसफ-उद-दौला का समय समाप्त हुआ तो 1819 में इस वंश का 7वां शासक था सादत खान। सआदत खान 7वें शासक थे अवध के। इसने जो है राजा की उपाधि धारण की। और इस क्रम में अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह हुए। और 1865 में लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेजी गवर्नर थे वो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो ये था दोस्तों कुल हैदराबाद और अवध के बारे में जो स्वतंत्र हुए मुगल काल के डिक्लाइन के पीरियड के टाइम में ही। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो इतना ही और फिर मैं आगे आपको और भी बताऊंगा बंगाल कैसे स्वतंत्र हुआ, कर्नाटक कैसे हुआ, रुहेलखंड और बंगस पठान कैसे स्वतंत्र हुए, राजपूत कैसे स्वतंत्र हुए, जाट कैसे स्वतंत्र हुए और सिख कैसे स्वतंत्र हुए। और उसके बाद मैं आपको अंतिम में मराठाओं का उत्कर्ष अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं इन सबों को शॉर्ट बताऊंगा और मराठाओं का उत्कर्ष मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और फिर मैं आगे भी और आपको सिख के बारे में और डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।